Okay, we are doing 2022. Then I'll be showing some recent years. Let us start with question number 1. If any question we have already done, you can tell me. We'll skip that one. First and seventh. ये क्वेश्चन हमने किया हुआ था, रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. Yes, sir. We have जी सर. 107 सबको याद है पैटर्न इसका कि रैपिड फाइनेंसिंग क्या आएगा आंसर इसका? सर वर्ल्ड बैंक. IMF. International Monetary Fund. IMF. IMF will be the answer. क्यों? क्योंकि इसमें दो चीजें हैं जो दो कीवर्ड्स है which we had identified, rapid and lending. And whenever a country is a crisis, सबसे rapid lending कौन करता है उसको? IMF करता है. Okay, great. Now let's go through the next question. Next is question number 7. I think this also we have seen, right? Yes. Question number 7 भी हमने देखा हुआ था. Question was about real sector in the economy. Yes, sir. Can anyone try to explain? Please raise your hand, people who can explain this pattern. If you explain, that means you know it better. Please raise your hand. I'll call out someone to explain this pattern. ठीक है, अलीना बताइए क्या पैटर्न था इसमें, क्या सीखा था हमने लास्ट क्लास में? So according to this question, it is asking about real sector, like which are tangible things which we can touch. And when we are going through the options, as the first two options are like farmers harvesting and textile mills. These are the products which can generally touch, and they are associated with the real sector. While the option 3 and 4, they are associated with intangible things like commercial bank money, which is Correct, not in our correct. hands. This गुड. तो इसका आंसर क्या रहेगा? 1 and 2. 1 and 2 इसका आंसर रहेगा. We had discussed this in the last class. Very good. So she has rightly observed the pattern. हमने लास्ट क्लास में डिटेल में बात की थी इसके बारे में. अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए. 9th one. Question number 9. To solve this question, what is the minimum knowledge that we should have? We should have some limited knowledge. We should know the difference between capital and revenue. Okay. People, those who have studied economy, capital expenditure क्या होता है? One time होता है या बार बार होता है? One time. सिर्फ 1 time होता है. कैपिटल एक्सपेंडिचर वन टाइम होता है. उसका ऑपोजिट क्या होता है? कौन सा एक्सपेंडिचर है जो बार बार होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक है. तो यहाँ पे उसी टॉपिक को, उसी कॉन्सेप्ट को पूछा गया है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके पूछा गया है. तो कई लोग इस प्रॉब्लम में कहाँ पे फंस गए थे? दे वर थिंकिंग के क्वेश्चन कुछ और है, लेकिन वो आपका वही बेसिक नॉलेज टेस्ट कर रहा है कि कैपिटल वन टाइम मूवमेंट होता है, रेवेन्यू का बार बार मूवमेंट होता है. अब ऑप्शंस को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए. पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? अक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. सही बात है या गलत बात है? सही बात है सर. सही लग रहा है. अगर कोई कंपनी नई टेक्नोलॉजी लेगी तो हर महीना लेगी या सालों में एक बार अपग्रेड किया जाता है टेक्नोलॉजी को? एक ही बार लेगी. One time in India, sir. एक ही बार लेगी. सही बात है. लेकिन सेकंड ऑप्शन देखिए, डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हाइल इक्विटी फाइनेंसिंग. इक्विटी क्या होता है? सर शेयर्स होते हैं. Shares. और इसको बोल रहा है दिस इज आल्सो कंसिडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब बार बार होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है. तो इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा. फर्स्ट वन विल बी करेक्ट. आंसर क्या रहेगा इसका? वन ओनली विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है. तो इस क्वेश्चन के लिए बेसिक इकोनॉमी का नॉलेज होना जरूरी है. ठीक है. चलिए, अगर किसी को रियल एग्जाम में बेसिक इकोनॉमी क्लिक नहीं हुआ, यहाँ पे तो क्लिक होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 11 देखिए सब लोग. एवरीवन गो थ्रू क्वेश्चन नंबर 11. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कैन बी सॉल्व्ड इन द एग्जाम हॉल इटसेल्फ. अब क्या चीज आप लोगों ने अगर लक्ष्मीकांत पढ़ी है, इज दिस मेंशन्ड इन लक्ष्मीकांत सान्याल कमिटी? No, sir. It is not mentioned in Lakshmikant. That means there will be question from static subjects also, which can come outside your comfort areas. But answer is there itself. ढूंढने की कोशिश कीजिए उसको. सर 1 to 4 ऑप्शन बी इज राइट. ओके. आराम से पढ़िए सब लोग, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से. सर बी. ओके, बी.
Sir, option B. ओके बी। सर एलिमिनेशन के थ्रू थर्ड वाला गलत हो रहा है। एलिमिनेशन के थ्रू थर्ड वाला गलत हो रहा है, ठीक है। तो थर्ड वाला अगर गलत हो रहा है 1 एंड 2 भी आंसर हो सकता है। 1 2 एंड 4 ही क्यों होगा? क्योंकि सर जो फोर्थ है वो ठीक है। कैसे ठीक है? क्या ठीक है उसमें? सर अगर जो या ये नॉलेज बेसिस पे आप बता रहे हैं या किसी और बेसिस पे बता रहे हैं? सर नॉलेज बेस्ड पे है। ओके चलिए, है सबने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब सब लोग शांत हो जाइए, ध्यान से मेरी बात सुनिए। 1 बाय 1 स्टेटमेंट देखते हैं। इस क्वेश्चन में 2 पैटर्न्स है, ठीक है। इसके लिए एक बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए कि आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है और क्या नहीं है। ऑन दैट बेसिस हम थर्ड स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं। that the constitution of India defines civil contempt and criminal contempt, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपने हटा दिया। नाउ 1 एंड 2 ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गए। तो अब आप देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रहा है, pursuant to the report of H.N. Sanyal committee, the contempt of courts act 1971 was passed। क्या बोल रहा है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। और इंडिया में एक्ट पास करना किसके पास पावर होता है? Parliament. Parliament. एक्ट पास करने का पावर किसके पास होता है? पार्लियामेंट के पास। अब फोर्थ ऑप्शन Parliament. देखिए। फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया है? इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉस ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। तो अगर 1 सही है तो 4 भी ऑटोमेटिकली करेक्ट होना चाहिए, जी। ठीक है। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या हुआ? Best जिन लोगों ने इस साल एग्जाम दिया था वो लोग कंफ्यूज हो गए थे ए एंड बी में। लेकिन अगर आप कंफ्यूज है, आप क्या कीजिए, स्टेटमेंट्स के बीच में इंटरलिंक करने की कोशिश कीजिए। 1 एंड 4 के बीच में देयर इज अ इंटरसेक्शन, एक इंटरलिंक इसके बीच में आपको दिखेगा। दैट इज वेयर यू कैन गो फॉर बी 1 2 एंड 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी 1 2 एंड 4। व्हाट इज द पैटर्न हियर? व्हाट शुड वी लर्न हियर? नंबर 1, वी शुड लर्न इंटरलिंकिंग बिटवीन द स्टेटमेंट्स, ठीक है। आपको स्टेटमेंट्स को इंडिविजुअली नहीं देखना है, एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट के साथ जोड़ के देखने की कोशिश करनी है, ठीक है। क्लियर एवरीवन? एनी डाउट्स इन दिस? जी सर, क्लियर। चलो परफेक्ट। चलिए मूविंग ऑन, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। आइए लुक एट दिस क्वेश्चन ध्यान से। अब ये भी ऐसा टॉपिक है जो आप पढ़ के नहीं जाएंगे वहां पे, पर सॉल्व करना पड़ेगा। लॉजिकली सोचिए। कहता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टीवेशन in which alternate wetting and drying of rice field is practiced results in what? Reduce the seed requirement, reduce the methane production, reduce the electricity consumption। अब सब लोग ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर एक नई टेक्निक की बात की जा रही है। एक जो नया टेक्निक है उसका रिक्वायरमेंट कब पड़ता है? ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग टेक्निक है उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तब हम नए टेक्निक्स को लेकर आएंगे, बराबर? जी सर। तो अब यहाँ पे एक और चीज देखिए, कीवर्ड्स क्या है हमारे पास? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन बोल रहा है। इंटेंसिफिकेशन, किसी चीज को इंटेंसिफाई करने का क्या मतलब होता है? तो उसको बेहतर बनाना सर। मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करना, उसको बढ़ाना, उसको इंक्रीज करना। और राइस के बारे में बात हो रही है, बराबर? नाउ गो थ्रू द ऑप्शंस। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन बोल रहा है रिड्यूस द सीड रिक्वायरमेंट। क्या ऐसा हो सकता है कि कम सीड्स का इस्तेमाल करके आप ज्यादा क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं लैंड पे? क्या इससे इंटेंसिफिकेशन होगा या इंटेंसिफिकेशन होगा? इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। कम हो जाएगा। अब बाकी के 2 चीजें देखिए। सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है रिड्यूस द मीथेन प्रोडक्शन, रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। ये एग्रीकल्चर के लिए अच्छा है या बुरा है? ये 2 चीजें सर बुरी है, अच्छी अच्छी है सर। अगर मीथेन, अच्छी मैं है। बोल रहा हूँ अगर मीथेन प्रोडक्शन कम होगा तो आपका फायदा है कि नुकसान है? इसमें फायदा सर है फायदा है सर। सर। फायदा है। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन आप कम कर रहे हो। इसी तरह अगर इलेक्ट्रिसिटी का कम इस्तेमाल होगा इसमें भी आपका सर फायदा फायदा है। है। फायदा है। तो जब कोई नई टेक्निक आ रही है, जाहिर सी बात है उसको कुछ फायदे लाने चाहिए। और इसमें 2 ही स्टेटमेंट है जो आपको फायदा बता रहे हैं, विच इज स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3। एंड स्टेटमेंट 1 इट इज नॉट मैचिंग विद द कीवर्ड्स विच इज इंटेंसिफिकेशन। इंटेंसिफाई करने के लिए आपका सीड रिक्वायरमेंट बढ़ सकता है। और सीड एज सच मेजर कोई प्रॉब्लम है नहीं, हमारे पास सीड की अवेलेबिलिटी होती है।
तो इसीलिए 1 एलिमिनेट हो जाएगा, 2 and 3 आपका आंसर रहेगा। बी इज द आंसर फॉर दिस। क्लियर एवरीवन? Yes, सर sir. मेरी क्वेरी ये है कि मीथेन प्रोडक्शन बढ़ाने से हमें किस तरह से फायदा होगा सर? मीथेन बढ़ाना नहीं है, कम करना है। ऑप्शन देखिए, रिड्यूस मीथेन प्रोडक्शन बोल रहा है। अच्छा अच्छा। सर ऑप्शन 3 भी नहीं समझ में आया। इलेक्ट्रिसिटी आपका खर्चा है कि नहीं है प्रोडक्शन में? जिस इरिगेशन के जी पास अगर आपका खर्चा कम हो रहा है तो अच्छी बात ही है ना आपके लिए। सर मेरा क्वेश्चन है जी सर, इसमें ये पूछना था हमें कि जैसे जो पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं जो मतलब सीड्स वगैरह को थोड़ा खराब कर देते हैं, जो वीड्स वगैरह का कुछ होता था, कुछ है कॉन्सेप्ट, तो सर वो उससे नहीं हो सकता वन वाले यहाँ मतलब मेंशन है हमारे- कुछ? क्या यहाँ पे पेस्टिसाइड मेंशन है, फर्टिलाइजर मेंशन है, या कुछ भी मेंशन है ऐसा? सर नहीं, लेकिन सर वो सीड से हाँ। थोड़ा रिलेटेड है ना, तो उससे नहीं हो सकता। वैसे नहीं, वैसे नहीं। देखो, कभी भी क्वेश्चन के बाहर ज्यादा नहीं सोचना है आपको। आप ये देखने की कोशिश करो कि क्वेश्चन में कहाँ लॉजिक बैठ रहा है, क्वेश्चन में जो एलिमेंट्स मेंशन्ड है, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स उस क्वेश्चन में है, उन्हीं कैरेक्टर्स के साथ आपको खेलना है, बाहर से कैरेक्टर्स नहीं ला सकते इसके। ओके सर। ठीक है, चलिए। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 22। अब आइए आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। भाई लेंथी सा क्वेश्चन था, पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर वहीं पे छुपा हुआ था उसके। ये देखिए, आई थिंक वन टाइम में आप सारा क्वेश्चन देख भी नहीं पाएंगे। चलिए, मैं आपको ऑप्शंस नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ ऊपर का क्वेश्चन पढ़िए और कौन से स्टेटमेंट्स एलिमिनेट होने चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 में से आप बताइए मुझे। क्वेश्चन इज आस्किंग इफ अ मेजर सोलर स्टॉर्म, आई होप आप लोग सोलर स्टॉर्म सब लोग समझते होंगे, मतलब सन से जो सोलर स्टॉर्म आती है, इफ इट रीचेस द अर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन अर्थ? कौन से आप एलिमिनेट करना चाहेंगे? ध्यान से सारे पढ़ के बताइए मुझे। सर ऑप्शन 2 गलत होगा। ऑप्शन 2 आप एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। सर ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 गलत है, ऑप्शन 3 सही है, और सर So option 5 eliminate हो जाएगा। ऑप्शन 5 4 भी सही है सर। सैटेलाइट वाला ऑप्शन सही, 6 भी सही है सर। 4 भी सही है सर, 5 और तो भी सब सही ठीक है, है। बस 2 और 5 गलत है सर। 2 और 5 गलत है सर। चलिए, अब यहाँ पे लॉजिक क्या लगाना था, 7 सोचिए आप भी सब wrong लोग। सोलर स्टॉर्म्स जब अर्थ की तरफ आते हैं, जब सोलर स्टॉर्म्स अर्थ की तरफ आते हैं, क्या वो हमारे सरफेस तक पहुंचते हैं या हमारा एटमॉस्फेयर उनको रोक देता है? सर सर रोक देता है। हमारा एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर, रोक देता है सर। क्योंकि हमारे पास अर्थ की एक मैग्नेटिक ओजोन फील्ड है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका काम क्या रहेगा, वो इन सोलर फेज को डिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, तो इसमें जो भी ऑप्शन है जो उनको जमीन तक पहुंचा रहा है, विच इज ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 5, क्योंकि ऑप्शन 2 में क्या बताया जा रहा है कि सुनामीस आएंगे। इसमें आपको बेसिक ज्योग्राफी भी पता होनी चाहिए कि सुनामी क्या बाहर के रीजन से आती है या अर्थ के अंदर कुछ हो रहा है? सर अर्थ के अंदर कुछ होता है। सुनामी प्लेट सर टेक्टोनिक्स है, नथिंग बट कुछ भूकंप अर्थक्वेक्स। वगैरह आते हैं। सुनामीस आर नथिंग बट अर्थक्वेक्स बट अंडर द सरफेस ऑफ वाटर। अगर ओशन के अंदर अर्थक्वेक आता है तब जाके सुनामी बनता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अगर सेकंड ऑप्शन नहीं होता तब भी अगर आप फिफ्थ ऑप्शन देखेंगे, फॉरेस्ट फायर्स कुड टेक प्लेस। और देखिए स्टेटमेंट कैसे बोल रहा है, एग्जैजरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जी सर। बोल रहा है फॉरेस्ट फायर्स कुड टेक प्लेस ओवर मच ऑफ द प्लैनेट, मतलब प्लैनेट के बहुत सारे हिस्सों में फॉरेस्ट फायर होंगे, ऐसे बता रहा है। ठीक है, Yes, तो sir, इसीलिए wrong फिफ्थ ऑप्शन भी statement. सही नहीं हो सकता। तो 2 एलिमिनेट कीजिए, 5 एलिमिनेट कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्या है आंसर? C. सी। 1 3 4 6 एंड 7। ठीक है, उस साल ऐसे क्वेश्चन आते थे, तो मान लीजिए नए पैटर्न के हिसाब से आपको ऐसा आ जाए, ओनली 5 ओनली 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट, 4 स्टेटमेंट आर करेक्ट, तब भी आप इसको ऐसे कर सकते हो। तो अभी जो हम सीख रहे हैं ना कि एक ऑप्शन को एलिमिनेट किया, सिर्फ ऐसे मत कीजिए, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझिए कि यहाँ हमने 2 को एलिमिनेट किया और 5 को एलिमिनेट किया, क्योंकि लॉजिकली सोलर फ्लेयर्स ये सब नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए मूविंग फॉरवर्ड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 43। इजी क्वेश्चन बट लैंग्वेज डिफिकल्ट थी, ऑप्शन बहुत क्लोज है इसीलिए कंफ्यूजन होता है। पूछ रहा है इफ रेन फॉरेस्ट आर ट्रॉपिकल, इफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर लंग्स ऑफ द अर्थ, देन श्योरली वेटलैंड्स फंक्शन एज द किडनी। एनालॉजी इसने दिया है, वो बोल रहा है अगर रेन फॉरेस्ट हमारे लंग्स है क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो वेटलैंड्स हमारी किडनीज है। Which one of the following functions of wetland best reflect the above statement? 4 स्टेटमेंट है, both all the statements are very close. कौन सा स्टेटमेंट आप लेना चाहेंगे? ध्यान से पढ़ के बताइए। कीवर्ड क्या है पहले बताइए मुझे, कीवर्ड। रेन फॉरेस्ट। गलत 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 गलत। Wetland के बारे में सर। क्या Wetlands. क्या क्वेश्चन रेन फॉरेस्ट के बारे में या वेटलैंड्स के बारे में है?
सर फंक्शन ऑफ हाँ वेटलैंड्स सब ये वेटलैंड्स के बारे में हाँ, सब लोग ये समझ जाइए कि क्वेश्चन इज अबाउट वेटलैंड्स एंड द क्वेश्चन में एक और कीवर्ड है किडनीज, क्योंकि यहाँ पे एनालॉजी दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन आपको देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो किडनी जैसे काम करती है वैसी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है। सर किडनी प्योरिफिकेशन का काम करती है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में पर्कोलेशन है, प्यूरिफिकेशन नहीं दिया हुआ है। Option सर D. हेवी मेटल्स को जो सर एब्जॉर्ब ऑप्शन डी करते हैं वो। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी लग रहा है, Option D. ठीक है। Sir, D. ऑप्शन बी में तो कोई किडनी वाला रोल नहीं दिखाया जा रहा है। ऑप्शन ए। Sir, D. ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सेडिमेंटेशन की बात हो रही है। क्या आपकी किडनी सेडिमेंटेशन करती हैं किसी की भी? सेडिमेंटेशन क्या होता है? किसी चीज को जमा करके रखना वहां पे। क्या हमारी किडनी सेडिमेंटेशन करती हैं? नो सर। देखो किडनीज का काम होता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन किस चीज का? हमारी किडनी क्या करती है? हमारी किडनी हमारे जो बॉडी फ्लूइड होता है, जो हमारा वो बॉडी फ्लूइड में से जो जो इम्प्यूरिटीज है उनको एब्जॉर्ब करके यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है, जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, और जो अच्छा वाटर फ्रेश होता है वो वापस से बॉडी में रिसर्कुलेट हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जिसमें एक्सेस चीजों को एब्जॉर्ब किया जा रहा है? Sir, D. Option D. ऑप्शन डी वो आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन डी इज योर आंसर। ओके एवरीवन, देखिए इजी क्वेश्चन था, सबको पता होता है रेन फॉरेस्ट क्या है, सबको पता होता है वेटलैंड क्या है। तो यहाँ पे यूपीएससी ये नहीं चेक कर रहा कि आपको वेटलैंड पता है, वो ये नहीं पूछ रहा कि कहाँ पे कौन सा वेटलैंड है, वो ये भी नहीं पूछ रहा कि वेटलैंड्स का क्या इंपॉर्टेंस है। वो बस रैंडमली आपकी लैंग्वेज के ऊपर आपको खेल रहा है, ठीक है, कि आप 4 ऑप्शंस में से सबसे क्लोजेस्ट वाला चूज कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। इसी चीज का टेस्ट हमारे सीसैट के पेपर में भी होता है जब आप कॉम्प्रीहेंशन कर रहे होते हो। ये उसी का एक नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर इज डी, बिकॉज यू हैड टू सी के कहाँ पे किडनी का रोल स्पेसिफाई हो रहा है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। यस यस, क्या डाउट है आपका, जल्दी बताइए। सर इसमें ऑप्शन 1 भी तो हो सकता था सर, उसमें क्योंकि इवेपोरेशन दे रखा है, इवेपोरेशन की तो सर किडनी में इवापोरेशन होता है? क्या हमारी किडनीज में इवापोरेशन होता है? नहीं होता ना, सिंपल। तो ऐसे तो रियल एग्जाम में आपको प्योरली जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। सर मेरा भी एक सवाल है। जी पूछिए प्लीज। सर जैसे आपने बोला था सीसेट के पेपर में जो कॉम्प्रिहेंशन वाला होता है उसमें से जो है ये हमारा एक लेवल ज्यादा है, ये वाला जो मतलब जीएस का पेपर है। तो सर Okay. इसमें क्या डिफरेंस है? वहां पे इंग्लिश आती है बेसिक आपको, क्योंकि ऊपर पैसेज दिया हुआ होता है, उसी में से आपको आंसर करना होता है। ये तो रैंडम एक आध क्वेश्चन आता है जीएस में से, ज्यादा नहीं आता है। ओके सर, थैंक यू। चलिए, so this was question number 43. I hope everyone is able to understand how we are applying limited knowledge effective application, और वो आपको लगाना ही पड़ेगा। अगर आपको आज ये पैटर्न नहीं मिल रहे हैं, आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए और उनको बाद में रिविजिट कीजिए, क्योंकि अगर आज आपको नहीं मिल रहा है आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आप चाहे कितना भी उसको क्या बोलते हैं अनइम्पोर्टेंट समझिए, आपके पास कितनी भी दूसरी चीजें हो पढ़ने के लिए, रियल एग्जाम में नए क्वेश्चन आने वाले हैं एंड यू शुड बी मेंटली एंड प्रिपरेशन वाइज रेडी फॉर देम। तो लेट अस गो थ्रू फ्यू मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखिए जो हम पढ़ के नहीं जाते लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। इन द कंटेक्स्ट ऑफ WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ध्यान से पढ़िए, देयर इज अ कैच इन दिस क्वेश्चन, रीड वेरी वेरी केयरफुली। कौन सा स्टेटमेंट है जो पक्का करेक्ट होना चाहिए? कहाँ पे इंक्लूसिव टर्म है? 4। सर हाँ, फोर्थ स्टेटमेंट सबको मिल गया।
फोर्थ स्टेटमेंट पक्का करेक्ट होगा, क्योंकि क्या बोल रहा है उसमें, एक्सेसिव ओजोन इन द एयर कैन ट्रिगर अस्थमा। हो सकता है अस्थमा के लोगों को कितने सारे रीजंस की वजह से होता है, एंड ओजोन ऑन द सरफेस इज अ पोल्यूटेंट, तो लोगों को उससे अस्थमा हो सकता है। तो फोर्थ ऑप्शन तो पक्का होना चाहिए, सही बात है। एंड 3 सर एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज PM10 इजीली पेनिट्रेट नहीं करता लंग्स में, PM2.5 इजीली कर सकता है। ये आपकी नॉलेज है या पैटर्न है? सर नॉलेज। यस। हाँ, अब देखिए, अगर किसी के पास अगर नॉलेज नहीं है तो पैटर्न के बेसिस पे कैसे करेंगे? एवरीवन स्टॉप रीडिंग, अब ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ। पहला ऑप्शन पढ़िए। पहला ऑप्शन बोल रहा है द 24 आवर मीन ऑफ PM2.5 should not exceed 15 μg per meter cube and annual mean should not be PM2.5। तो पूरे ऑप्शन में किसकी बात हो रही है? PM2.5 की, बराबर। जी अब आपको जी बेसिक सर। अवेयरनेस होना चाहिए कि जो 2.5 होता है या साइज का पार्टिकल बताया जा रहा है। अब वो स्टेटमेंट सही है गलत है मुझे नहीं पता। अब आप आगे देखिए, सपोज अगर आपको नॉलेज नहीं है और एग्जाम हॉल में आपको ऐसा क्वेश्चन दिख गया, तो आपको ऐसे सोचना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है नहीं पता, पर PM2.5 क्या है, ब्रॉड आइडिया है कि PM2.5 साइज ऑफ पार्टिकल हो सकता है। अब आप थर्ड ऑप्शन देखिए। थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है PM10 कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम। अब आप बताइए, क्या हमारा लंग्स का बैरियर इतना बड़ा है कि बड़े साइज का पार्टिकल जाएगा, छोटे साइज का पार्टिकल ज्यादा आसानी से जाएगा? छोटा सा। छोटे छोटे साइज लेवल पे जाना छोटे साइज का जाना चाहिए। तो यहाँ पे PM10 होना चाहिए या 2.5 होना चाहिए? 2.5 होना चाहिए। 2.5 फॉर अ मिनट मुझे मान लीजिए कि पता नहीं है कि PM10 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या यहाँ पे 10 के साथ 2.5 भी मेंशन होना चाहिए था एटलीस्ट, क्योंकि ऊपर भी उसको दिया हुआ है। जी जी सर। जी सर। अगर क्वेश्चन सिर्फ PM10 के बारे में होता और तब वो 2.5 नहीं देता तो ठीक है, मैं समझ सकता था कि क्वेश्चन PM10 के ऊपर है, मुझे बाहर से नहीं सोचना चाहिए। पर इसी क्वेश्चन में ऊपर PM2.5 दिया हुआ है और नीचे उसका मेंशन तक नहीं है, तो क्या थर्ड ऑप्शन सही हो सकता है? नो सर। तो थर्ड ऑप्शन शुड नॉट बी देयर एंड फोर्थ शुड बी देयर। क्या रहेगा आंसर आपका? बी। बी, 1 एंड 4 आपका आंसर रहेगा। समझ गए सब लोग? तो यहाँ पे हमने टेक्निक क्या लगाई? टेक्निक है कि सेम क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट्स है उसके बीच में आपको इंटरलिंक करके देखना है कि अगर एक स्टेटमेंट में एक चीज बोली गई है और दूसरे स्टेटमेंट में उसका मेंशन तक नहीं हो रहा है जबकि उसका फंक्शन बताया जा रहा है, देन द स्टेटमेंट शुड नॉट बी राइट। ओके, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में 2.5 के बारे में मेंशन है, लेकिन थर्ड में PM10 का रोल बता रहा है विच साउंड्स मोर लाइक द रोल ऑफ PM2.5, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं हो सकता and 3 will be eliminated, 4 will be done, 4 is correct by the language, 4 is correct and 1 and 4 आपका आंसर हो जाएगा। ओके एवरीवन? जी सर। चलिए परफेक्ट, जी अब सर। आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था अर्थशास्त्र के बारे में, क्या वहां पर भी हमने कॉमन सेंस लगाया था? यस सर। जी सर। अर्थशास्त्र वाला क्वेश्चन याद है आप लोगों को? क्या था Yes, कॉमन सेंस हमारा वहां पे, कि अर्थशास्त्र किसकी बात करता है? जस्टिस। जुडिशियल पनिशमेंट की बात करते हैं। जस्टिस, जस्टिस की बात करते, इसलिए जिस भी ऑप्शन में जस्टिस हमें दिख रहा था हम उसको करेक्ट मान के चल रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस गो थ्रू वन मोर क्वेश्चन, इकोनॉमी से है। गो थ्रू दिस क्वेश्चन। आरबीआई का काम क्या है? सर बैंकों को ऋण देना। बस अगर इतना पता होगा तो काफी है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? सर फर्स्ट स्टेटमेंट सर रॉन्ग है। क्रेडिट रेटिंग के बारे में हाँ। बात कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है First- क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती है? जो अलग अलग बॉन्ड्स को, कंपनीज को, उनको रेटिंग देती है। ए रेटिंग, AAA, BB, ऐसे रेटिंग वो लोग देते हैं उसको। तो वो काम आरबीआई का नहीं है। क्यों? क्योंकि आरबीआई कंपनीज का रेगुलेटर नहीं है, आरबीआई स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर नहीं है, बॉन्ड मार्केट का रेगुलेटर नहीं है। आरबीआई किसका रेगुलेटर है? आरबीआई बैंक्स का रेगुलेटर है। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। तो देखिए, और आरबीआई क्या कॉमन टॉपिक है या बहुत रेयर टॉपिक है? क्या हम पढ़ के जाते हैं आरबीआई के बारे में? जी सर, पढ़ के कॉमन जाते हैं। टॉपिक तो हमें एग्जाम हॉल में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने आरबीआई के बारे में इतना पढ़ा है, इकोनॉमी इतना पढ़ा है। अगर किसी फैकल्टी ने मुझे नहीं बताया, मेरे नोट्स में नहीं है, मतलब ये गलती होगा। अगर नया टॉपिक है तब आप डाउट कर सकते हो, लेकिन अगर इतना कॉमन टॉपिक है और उसके बारे में कंप्लीटली नई चीज बताई जा रही है, देन यू शुड नॉट ट्रस्ट दैट। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 and 3। दैट विल बी बी योर सर। आंसर। और बाकी दो ऑप्शन देखिए, क्या कोई एक्सट्रीम टर्म है उसमें?
नहीं है सर। नो सर। कोई No, एक्सट्रीम sir. टर्म नहीं है, नहीं सर, स्टेटमेंट्स अच्छे नहीं लॉजिकल लग सर। रहे हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आता है 1 2 एंड 3 नहीं आता है, ओनली 1 ओनली 2 भी आता है, तभी भी आप क्या मार के आएंगे, ओनली 2 आप मार के आ जाएंगे इसमें। ठीक है, ओके सर। चलिए परफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम कंप्लीटली ऑफशूट। देखिए अभी तक हम एक ही पेपर देख रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक हम देख चुके हैं। अगर ये सारे क्वेश्चन कोई रियल एग्जाम में आइडेंटिफाई कर लेता है 20-25 मार्क्स तो अभी तक रेडी हो गए उसके, जबकि हमारा आधा पेपर हुआ है हार्डली। अब आगे देखिए, अब इसके लिए बेसिक जनरल नॉलेज आपके पास होना चाहिए। वियतनाम वार का बारे में आपने सुना हुआ है, वियतनाम वार हुई थी, Yes, sir. कौन किसके बीच में हुई थी? एक साइड पे था यूएसए, दूसरे Sir, साइड पे था वियतनाम। वियतनाम में कौन कौन जीता था उसमें? वियतनाम। क्या यूएसए वियतनाम वार जीता था या हार गया था? हार गया था। लोग हार गया था। तो वियतनाम अगर जीता। यूएसए हार रहा है वहां पे यूएसएसआर की एक तरीके से जीत हो रही है। और यूएसएसआर में कौन सा है, कैपिटलिस्ट मॉडल है, कम्युनिस्ट मॉडल है? Communist. कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट मॉडल है। और कौन सी कंट्री है जहाँ पे कम्युनिस्ट मॉडल है? चाइना। चाइना में। चाइना। चाइना में है। और जो कम्युनिस्ट कंट्रीज होती है वहां पे क्या डेमोक्रेसी होती है, मल्टीपल पार्टीज होती है, सिंगल पार्टी होती है? सिंगल Single पार्टी party. डेमोक्रेसी कहलाती है वो, सिंगल पार्टी। सिंगल पार्टी, जैसे कि नॉर्थ कोरिया है, जैसे कि चाइना है, इसी तरह वियतनाम है। ओके, वियतनाम में भी कम्युनिस्ट की जीत हुई थी और वहां पे जो गवर्नमेंट है वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। उस ये बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए और उस बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए सब लोग, दिख रहा है? जी सर। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, कौन से ऑप्शन है जिसमें आपको प्रॉब्लम है? सर फर्स्ट और सेकंड तो प्रॉब्लम है ही। फर्स्ट में क्या प्रॉब्लम है बताइए? सर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, क्योंकि नहीं है क्या? वो कम्युनिस्ट है ना सर, तो सिंगल पार्टी रहेगा तो हाँ हो सकता है, करेक्ट है सर। सर पहला सही लग रहा है क्योंकि ये पहला फास्टेस्ट सही। ग्रोइंग इकोनॉमी हो फास्टेस्ट सकती है क्योंकि फास्टेस्ट सेमीकंडक्टर बोला का है या युग वन चल ऑफ रहा द है ये। फास्टेस्ट बोला है? वन ऑफ द बोला है सर। हाँ, वन ऑफ द फास्टेस्ट मतलब पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, इंक्लूसिव स्टेटमेंट है, पहला करेक्ट होना चाहिए। बराबर। यस सर, सेकंड गलत है सर। हाँ सेकंड देखिए, सेकंड जो लॉजिक हमने लगाया है, जो लिमिटेड नॉलेज हमारे पास होना चाहिए वियतनाम के बारे में, कि वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में मल्टी पार्टी नहीं होता है, सिंगल पार्टी होती है वहां पे। ठीक है, तो सेकंड आपने एलिमिनेट कर दिया, आपके पास बचा 3 एंड 5, 1 3 एंड 4। अब क्या करेंगे? 3 ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया। सर ऑप्शन सी है। सर 5 को एलिमिनेट कर सकते हैं सर, ऑप्शन 5 को क्यों एलिमिनेट करना चाहेंगे, निशाद बताइए? क्योंकि सर एक एक्सट्रीम टर्म है, हैज द मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर इन द इंडो एग्जैक्टली, पैसिफिक। वेरी गुड। एक्सट्रीम टर्म नहीं है, लैंग्वेज उसकी थोड़ी वैसी है, क्योंकि मोस्ट प्रोडक्टिव इज नॉट एन एक्सट्रीम टर्म, बट लैंग्वेज वाइज यस इट इज एन ओवर स्टेटमेंट। आप मुझे बताइए, सब लोग, आप लोगों को पता होगा कि इंडो पैसिफिक रीजन में सर्विस सेक्टर में सबसे अच्छी इकोनॉमी किसकी है? सर्विस सेक्टर में जापान। कौन सी? इंडो पैसिफिक में इंडो सर इंडो पैसिफिक कहाँ से ज्यादातर लोग सर्विस सेक्टर में जाते हैं, आईटी में काम करते हैं, बीपीओ में इंडिया। काम करते हैं? इंडिया। सिंगापुर। इंडिया सिंगापुर इंडिया से। की बात हो, इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे। सर इंडिया ही था सर। ठीक है, इसीलिए फिफ्थ ऑप्शन भी आपका करेक्ट नहीं होगा। आंसर क्या आ जाएगा? 1 3 एंड 4। तो हो सकता है इस क्वेश्चन में बेस्ड ऑन योर वॉट एवर लिमिटेड नॉलेज यू हैव, या तो आप करेक्ट आंसर तक पहुंचेंगे या फिर आप 50-50 तक पहुंचेंगे। तो इस क्वेश्चन में हुआ यह था कि मेजोरिटी लोगों ने 2 एलिमिनेट कर दिया था एंड देन दे वर कंफ्यूज्ड बिटवीन 3 एंड 5, 1 3 एंड 4। ठीक है, तो फिर उन्होंने उसको देखा क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, और फिर 1 3 एंड 4 मार्क करके 1 3 एंड 4 मार्क करने का एक और रीजन है हमारे पास, क्या है बताइए? सर क्योंकि 3 ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया तो हमें 3 पता है कि ऑटोमेटिकली करेक्ट हो। हाँ, आपने देखा है 1 का लैंग्वेज कैसा है, इंक्लूसिव है कि नहीं है? जी जी हाँ, सर। तो अगर आप 5 एलिमिनेट नहीं भी कर पा रहे हैं, आपको क्या करना है? आपको सिर्फ ये देखना है कि बाकी के स्टेटमेंट्स कैसे हैं। आपको देखना है कि 1 इज वेरी इंक्लूसिव, 1 का लैंग्वेज अच्छा है, इसलिए आंसर क्या निकल के आएगा आपका? 1 3 एंड 4। So basically this question could be done by 2 techniques. Number 1, 2 has to be eliminated. उतना बेसिक नॉलेज किसी भी एस्पिरेंट को होना चाहिए कि 2 हमने एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद 3 आपको ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया। उसके बाद आंसर तक पहुंचने के आपके 2 तरीके हैं। आइदर यू कैन पिक अप ऑन 5 कि 5 सही नहीं लग रहा है क्योंकि सर्विस सेक्टर में इंडिया लीडिंग है, या फिर अगर आपको 5 समझ में नहीं आ रहा है, आपको 1 को देखना है,
कि वन का लैंग्वेज बहुत अच्छा है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज बोला गया, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, इसलिए 1 लेना है और 1, 3 and 4 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर एवरीवन? सर यहाँ पे जो फास्टेस्ट है ये इंक्लूसिव टर्म के लिए यूज किया गया है ना? वन ऑफ द फास्टेस्ट, वो इंक्लूसिव, वन ऑफ द बोला, अगर फास्टेस्ट बोलता तो फिर वो एक स्टेट फैक्ट हो जाता, फैक्ट नहीं दिया इसने, ओके। वन ऑफ द फास्टेस्ट ऐसे। क्लियर एवरीवन? चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए सब लोग। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्स इंफॉर्मेशन ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, क्लोजर्स, रिट्रेचमेंट्स एंड लेऑफ इन फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग वर्कर्स? कीवर्ड्स क्या है बताइए? सर इसमें फैक्ट्री disputes, और closures. इंडस्ट्रियल क्वेश्चन है किसके बारे में? वर्कर्स के बारे में है। Sir, yes sir. चारों ऑप्शन को पढ़िए, कौन से ऑप्शन में वर्कर्स की बात हो रही है? सर लेबर ब्यूरो ऑप्शन 3। डी में बात हो रही है। सी में बात हो रही है लेबर की, डी में बात हो रही है मैन पावर की, तो दो जगह वर्कफोर्स की बात हो रही है कि नहीं हो रही है? यस सर। लेकिन डी में एक प्रॉब्लम है, डी में क्या है, वर्कफोर्स को लिमिट किया गया है, सिर्फ टेक्निकल वर्कफोर्स कंसीडर किया जा रहा है। ध्यान से पढ़िए, नेशनल टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम, बराबर? यस सर। हाँ, तो Yes, टेक्निकल तो एक ब्रांच हो गया, वर्कर्स तो बहुत सारे ब्रांचेस से आते हैं। और ऊपर क्वेश्चन में जो जो इश्यूज बताए जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के, क्लोजर्स के, ले ऑफ के, ये इश्यूज सभी वर्कर्स को अफेक्ट करते हैं। तो इसके बारे में किसको देखना चाहिए लॉजिकली? लेबर ब्यूरो। लेबर ब्यूरो को देखना चाहिए, सी इसका आंसर है। क्लियर एवरीवन? सर लेकिन इसका बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये मेनली इंडस्ट्री से रिलेटेड है ना क्या रिलेटेड है इंडस्ट्री से? सर? जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, क्लोजर्स, ना। रिटेंशंस। मैं वो वर्कर क्वेश्चन को ले ऑफ करने से किसी इंडस्ट्री का प्रमोशन थोड़ी ना हो रहा है। क्वेश्चन इंडस्ट्री के बारे में नहीं है, क्वेश्चन वर्कर्स के बारे में। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स मेंशन किया गया है, डिस्प्यूट किसके साथ होता है? वर्कर्स के साथ ही होता है। जी सर। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा सी, लेबर। और क्लियरली मेंशन भी है ऊपर क्वेश्चन मार्क के पहले, देखिए, वर्कर्स एम्प्लॉइंग वर्कर्स, फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग वर्कर्स। ठीक है, क्लियर एवरीवन? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉमन सेंस, क्वेश्चन नंबर 79। गो थ्रू द क्वेश्चन प्लीज। सर ऑप्शन 1 आएगा सर करेक्ट है। ऑप्शन 1 गलत लग रहा है आपको? नहीं सर, ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है, मतलब 1 और 3। 1 and 3 आपको सही लग रहा है, ठीक है, ओके, नोटेड। देखते हैं, सर ऑप्शन 1 and 2। 1 and 2 लग रहा है आपको? 1 and 2 ऑप्शन ही नहीं है। नहीं सर 1 and 4। 1 and 4 लग रहा है, 1 and ठीक है। 4। मुझे आंसर मत बताइए, आप लोग मुझे बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपने एलिमिनेट किया, उसके पीछे आपका लॉजिक क्या था। मैं यहाँ आपसे आंसर देने नहीं बैठा हूँ, आंसर की मेरे पास है। One by one बताइए। बॉडी। वन बाय वन बताइए। सर सा? सेकंड किया है, फर्स्ट में बात कर रहा है स्टैट्यूटरी बॉडी की, फिर सेकंड में कह रहा है कि वो रेगुलेटरी भी है, मतलब दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से हो सकता है ना। आरबीआई नहीं है क्या? आरबीआई से स्टैट्यूटरी बॉडी एंड रेगुलेटरी बॉडी। आरबीआई एक्ट के तहत बना था, तो स्टैट्यूटरी हो गई, वो बैंक्स को रेगुलेट करती है, तो रेगुलेटरी हो गई। सेबी भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी, तो ऐसी बॉडी तो बहुत सारी है हमारे पास। तो दिस इज नॉट द करेक्ट लॉजिक, ट्राई समथिंग एल्स। सर ये दुबई सर ऑप्शन 4 में देखिए। रॉन्ग दे। कौन सा ऑप्शन है जो हम लॉजिक, देखिए आप लोग जल्दबाजी कर रहे हैं, आप लोग दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। क्वेश्चन के कीवर्ड क्या है, किसके बारे में क्वेश्चन है? सर कीबोर्ड के कीबोर्ड। इंडिया में टी का मैक्सिमम सर, प्रोडक्शन इसमें कहाँ पर फोर होता ही- है? सर लॉजिकल कोड ही एलिमिनेट होता है। आसाम में होता है, आसाम में, Yes, sir. बंगाल में, उस वाले बेल्ट में ज्यादा होता है, बराबर। यस सर। जो सदर्न स्टेट्स है, कर्नाटका है, आंध्रा है, यहाँ पे टी ज्यादा उगाते हैं या कॉफी ज्यादा उगाते हैं? कॉफी। यहाँ पे कॉफी का ज्यादा कल्टीवेशन यहाँ होता पर है। ऑफिस अब को आप बता रहा है बेंगलुरु में। अब आप लॉजिकली सोचिए, थर्ड ऑप्शन में दे रहा है टी बोर्ड्स हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन बेंगलुरु। लॉजिक है कि इलॉजिकल है? इलॉजिकल। लॉजिकल है सर, ऑप्शन क्या होना क्योंकि चाहिए? जहाँ पे सर, सबसे यहाँ पे ज्यादा option प्रोडक्शन number हो रहा है 2 वहां भी पे रखना चाहिए ना उसको, जहाँ पे सबसे ज्यादा है वहां पे रखना चाहिए ना उसको।
जी Yes, sir. सर। Near by इसीलिए Asman. 3 आपका Right. एलिमिनेट। तो सबसे इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपकी नजर अगर जानी चाहिए थी, इट शुड हैव गॉन ऑन ऑप्शन नंबर 3। ओके, 3 को आपको एलिमिनेट करना था। 3 आपने एलिमिनेट कर दिया, आपके पास क्या बचा? 2 and 4, 1 and 4 आपके पास बचा, बराबर। तो 4 ऑटोमेटिकली आपका करेक्ट हो गया। 2 किस लॉजिक पे आप एलिमिनेट कर रहे हैं बताइए? सर 2 इस लॉजिक पे एलिमिनेट हो रहा है ना सर, क्योंकि ये इसमें ऑप्शन में दे रखा है यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से रिलेटेड बताया जा रहा है, लेकिन सर बराबर। ये एक वाणिज्य मंत्रालय से रिलेटेड वेरी है, गुड, तो वेरी ये गुड, यहाँ पे वेरी रॉन्ग गुड। हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए सब लोग ये ध्यान रखिए, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। यही दूसरा पैटर्न है। दूसरा पैटर्न क्या है? जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, हम वहां पे बात करते हैं सीरियल्स की, पल्सेस की, इन चीजों की बात करते हैं। क्या टी एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है? नो नहीं सर, सर। तो कमर्शियल है। कमर्शियल प्रोडक्ट है। बेवरेजेस को सेपरेटली देखा जाता है, टी, कॉफी, ये और जूट का कल्टीवेशन, ये सब कमर्शियल कल्टीवेशन है। इसको कोर एग्रीकल्चर में कंसिडर नहीं किया जाता। कोर एग्रीकल्चर में आपका राइस, व्हीट, बार्ले, जवार, ये सब चीजें आएंगी, ठीक है। तो मिनिस्ट्री उसकी सही होनी चाहिए या गलत है ये वाली? मिनिस्ट्री गलत है गलत सर। है सर। मिनिस्ट्री आपकी गलत दी गई। तो 3 आपने एलिमिनेट कर दिया, 2 आपने एलिमिनेट कर दिया। आंसर क्या बचा आपके पास? 1 and 1 4। and 4 1 and 4 इसका आंसर है। क्लियर एवरीवन? जी। जी तो सर। जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिलता है, योर फर्स्ट जॉब शुड बी सर। आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स, अप्लाई द लॉजिक। जल्दबाजी नहीं करनी है सॉल्व करने में, कभी भी कॉमन सेंस यूज करना है। जी बताइए, सर किसका डाउट मेरी है? क्वेरी ये थी। जी सर, जी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि चौथे वाले में देखते ही कुछ डाउट ऐसा लग रहा था कि जैसे इसका जो ऑफिस है वो दुबई में भी है, फिर दूसरा रशिया में मॉस्को में भी है। अब मेरा सवाल यही है कि ये थोड़ा 4 सा। तक जी 4 तक पहुंचते हुए कि आपको 3 पे डाउट नहीं आया? जब आप 4 तक पहुंच रहे हैं, पहला डाउट तो 3 पे आना चाहिए ना। जी सर। तो अगर 3 पे डाउट आया, वैसे ही आपका एलिमिनेट हो जाएगा, 4 ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। सर ऑप्शन 2 एक बार एक्सप्लेन कर दें। ऑप्शन 2 ऐसे काम करेगा। इन एग्रीकल्चर अलग अलग प्रोडक्ट्स को अलग अलग कैटेगरीज में रखा जाता है। राइस, व्हीट, जवार, बार्ले, जितने भी हमारे फूड क्रॉप्स होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर में आते हैं। लेकिन बेवरेजेस, कमर्शियल क्रॉप्स, दे आर ट्रीटेड सेपरेटली। ओके, तो इसमें टी हो गया, कॉफी हो गया, जूट हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें आप अलग से देखते हैं। दिस इज व्हाई द मिनिस्ट्री इज रॉन्ग हियर। तो एवरीवन इस चीज का ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में हमेशा कीवर्ड आइडेंटिफाई करना है और आपको देखना है कि लॉजिकली बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग नॉलेज। जैसे अभी किसी ने कहा कि 4th ऑप्शन उनको रॉन्ग लग रहा है। मेरा सवाल ये है कि रॉन्ग लगने का कुछ बेसिस होना चाहिए। हम रैंडमली नहीं बोल सकते कि ये मुझे रॉन्ग लग रहा है, ये मुझे सही लग रहा है। उसका बेसिस होना चाहिए। जैसे 3rd ऑप्शन में बोल रहा हूँ रॉन्ग है क्योंकि उसका बेसिस है। बेसिस क्या है? हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है। हमारा कॉमन सेंस हमें ये कहता है कि टी का प्रोडक्शन आसाम वगैरह वहां पे ज्यादा होता है, बेंगलुरु में नहीं होता उतना। तो यहाँ पे क्यों उसका बोर्ड बनाया जाएगा, ऐसे अपने को सोचना चाहिए। ठीक है एवरीवन? तो सर ऑलवेज अगर पुट जो सर कॉमन थर्ड सेंस ऑप्शन इन है, फ्रंट ऑफ योर इंस्टिंक्ट्स। आपको अपने इंस्टिंक्ट के बेसिस पे, गेसवर्क के बेसिस पे नहीं जाना है। आपको कॉमन सेंस के बेसिस पे, नॉलेज के बेसिस पे जाना है। पूरा नॉलेज आपके पास नहीं होगा तो एग्जिस्टिंग नॉलेज को इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 80। देखिए सब लोग, इंग्लिश में एक टर्म है व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग किसे कहते हैं? कि आपने कोई गलती की और उस गलती को छुपाने के लिए आप उसको व्हाइट वॉश कर रहे हो। अगर वो एक टर्म आपको पता है तो आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो। ये भी किसी बुक में आप पढ़ के नहीं जाओगे, रैंडम क्वेश्चन है, वहीं पे सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर बताइए। कीवर्ड क्या है सब लोग? कीवर्ड क्या है? ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग। मतलब क्या समझ में आ रहा है ग्रीन वॉशिंग से? मतलब किसी चीज को ग्रीन बताकर, एनवायरमेंट फ्रेंडली बताकर उसका फायदा उठाया जा रहा है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन देखिए? ऑप्शन फर्स्ट वाला सर। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। क्या बता रहा है उसमें? कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन दैट ए कंपनीज प्रोडक्ट्स आर इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटली साउंड। ग्रीन वॉशिंग हो गया ये। Yes, sir. जी सर। बाकी जितने भी ऑप्शन आप देखेंगे उसमें अजीब अजीब चीजें बोली गई है जो हमारे कीवर्ड से कुछ मेल नहीं खाती है, इसलिए दोस्त कैन नॉट बी आवर आंसर्स। चलिए आगे देखिए, एक और क्वेश्चन आपको बताता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए सब लोग। लुक एट क्वेश्चन नंबर 89। ध्यान से देखिए कहाँ पे लैंग्वेज खराब है या कहाँ पे स्टेटमेंट बहुत वियर्ड लग रहा है। पढ़ने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 89। सर ये सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट वो थोड़ा एक्सट्रीम लग रहा है। थोड़ा ज्यादा लग रहा है ना? हाँ, स्टेटमेंट अजीब लग रहा है।
चलिए एक चीज आपने पकड़ ली और बताइए। सर सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है सर, नॉलेज के बेसिस पे। ठीक है, आगे देखिए, पूरा पढ़िए उसके बाद बताइए मुझे। थर्ड ऑप्शन भी एक्सट्रीम है सर। थर्ड एक्सट्रीम है, क्यों एक्सट्रीम है बताइए, समझाइए। उसमें थर्ड तो राइट कैप्चर लग और रहा है। किलिंग की बात। नॉर्मल वो तो- डेंजर के लिए सफिशिएंट फॉर किलिंग बोल रहा है। अगर डेंजर बन रहा है, बिकमिंग अ डेंजर, वेरी गुड, दैट इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर किलिंग। चलिए गुड। सर इसका ये चलिए भी देख सकते मिल गया, आप में से कुछ लोगों को पैटर्न मिल गया, सबको मैं समझा देता हूँ। सब लोग ध्यान से सुनिए। अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के जो लॉस है उसमें क्या क्या अलाउड है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। ये लॉजिकल है, इलॉजिकल है? क्यों इलॉजिकल है अगर इलॉजिकल है? सर ये तो नेचर का है और सर वो गवर्नमेंट की सोल प्रॉपर्टी तो नहीं हो सकती क्योंकि ना। सबसे पहले आप ये सोचिए, हमारे पास जो गवर्नमेंट है, क्या वो गवर्नमेंट फिक्स होती है, चेंज होती रहती है? सर चेंज चेंजेबल है सर। तो अगर हर गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी बनाएगी, अलग अलग रूल बनाएगी, तो क्या ये अच्छा है वाइल्ड लाइफ के लिए? नहीं सर। तो ऐसे नहीं चलता है। वाइल्ड लाइफ उसकी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है उसके साथ। लीगली गवर्नमेंट के पास राइट आ जाता है, क्योंकि अगर आपकी एक प्रॉपर्टी है, मान लीजिए आपकी एक जमीन है, तो उसका टैक्स बनने के बाद आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। आप वहां पे घर बनाइए, घर तोड़िए, आप पेड़ लगाइए, आपकी मर्जी हो जाएगी। तो जब किसी की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी पे राइट्स आते हैं, तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, वरना फिर हर गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से वाइल्ड लाइफ को डैमेज करती जाएगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज लॉजिकली रॉन्ग। अब आ जाइए थर्ड स्टेटमेंट में। थर्ड स्टेटमेंट में देखिए, So also wild animals, they frequently cross international borders. So that this also, logic can also be applied. yes. ये कई सारे वाइल्ड एनिमल्स है जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, जैसे कि आसाम के पास जो राइनोस है, दे मेनी अ टाइम गोस इनटू बांग्लादेश में चले जाते हैं। ठीक है, उड़ीसा में जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स है वो दूसरे स्टेट्स में चले जाते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम भी आ जाएंगे। अब नीचे देखिए थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज सेइंग के एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन क्या होता है? खतरा। अगर आपको लग रहा है, वो होता है अप्रीहेंशन। तो बोल रहा है एप्रीहेंशन ऑफ अ वाइल्ड एनिमल बिकमिंग डेंजर टू ह्यूमन लाइफ इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इट्स कैप्चर एंड किलिंग। मतलब आपको कोई जानवर मारेगा, अगर आपको इसका ख्याल भी आए, इसका खतरा लगे, तब आप उसको पहले ही मार दो। लॉजिकल है या इलॉजिकल है? इलॉजिकल है सर। ऐसे तो लोग सारे जानवरों को मार देंगे कि वो मुझे लग रहा था वो शेर मुझे मारेगा तो मैंने मार दिया उसको। कभी कभी तो सर इंसान से भी खतरे होते हैं, तो इंसान से मार तो नहीं खतरा होता है तो सकते। इंसानों को थोड़ी मारते बैठेंगे हम लोग। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन भी लॉजिकली स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है उसका। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा इसका? सेकंड बी, 2 ओनली इसका आंसर आएगा। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, अच्छा स्टेटमेंट है। वाइल्ड एनिमल इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड, इट इज एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन इनसाइड और आउटसाइड। ये अच्छी चीज है एनिमल्स के लिए, कि जहां भी वो रहेगा उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर निकल गया तो उसको मार देंगे। क्लियर एवरीवन? जी सर। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 94 पे आ जाइए। आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, पर वेरी रैंडम टॉपिक, कहीं पे पढ़ के नहीं जाते हम लोग, तो वहीं पे बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे? योग वशिष्ठा वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय निजामुद्दीन पानीपती ड्यूरिंग द रीन ऑफ। किसके रूल के टाइम योग वशिष्ठा को ट्रांसलेट किया गया था? अकबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब। सर अकबर हो सकता है, क्योंकि अकबर के समय सर कुछ ज्यादा वो सर ये क्या हुमायूं मेरे को अब लॉजिकली सोचिए, सब लोग लॉजिकली सोचिए। इस पे आपको बेसिक होना चाहिए। यहाँ पे जो काम हो रहा है कि योग वशिष्ठा को ट्रांसलेट किया जा रहा है अरबिक पर्शियन के अंदर, ये क्या है? ये टॉलरेंस का सिंबल है कि नहीं है? जी सर, टॉलरेंस का सर। टॉलरेंस का सिंबल है, परफेक्ट। क्या ये एजुकेशन को प्रमोट करने का सिंबल है? जी सर। परफेक्ट। अब ऑप्शन देखिए, क्या अकबर टॉलरेंट माने जाते हैं? यस सर। जी सर। क्या अकबर रिलीजियस हार्मनी को, रिलीजियस डिस्कशन को प्रमोट करते थे? जी सर। क्या उन्होंने अपना खुद का एक रिलीजन स्टार्ट किया था भाई, अमेलगमेटिंग ऑल द रिलीजियंस? जी सर। कौन सा रिलीजन था वो? दीन इलाही उन्होंने लॉन्च किया था। जी सर। क्या उन्होंने लोगों को फोर्स किया था कि सबको दीन इलाही में आना पड़ेगा? नो सर, फोर्स नहीं। तो अकबर इज नोन टू बी टॉलरेंट, अकबर इज नोन टू बी प्रमोटिंग रिलीजियस डिस्कोर्स एंड एजुकेशन। अब सेकंड ऑप्शन पे आ जाइए, हुमायूं। हुमायूं का जो रूल था, क्या वो बहुत लंबा था या छोटा था? सर बहुत ही छोटा रहा है सर।
बहुत छोटा था। ही केम टू पावर, आफ्टर सम टाइम ही लॉस्ट हिज पावर। शेरशाह सूरी केम इनटू पावर, और वो वापस में पावर है और कुछ ही साल भर में उनका डेथ हो गया था। तो हुमायूं के पास इतना टाइम था कि वो ऐसा कुछ बना पाते, लोगों को प्रमोट कर पाते? नहीं था। नो सर। अब शाहजहां को हम किस लिए जानते हैं? शाहजहां को आर्किटेक्चर के लिए ज्यादा जाना जाता है या लिटरेचर के लिए? सर आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। रेड फोर्ट की बात होती है, ताजमहल की बात होती है, ये शाहजहां से रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है। फोर्थ इज औरंगजेब। औरंगजेब के टाइम पे क्या ऐसा काम हो सकता है कुछ? नो सर। Never. बिकॉज ही इज कंसिडर्ड इन मेजोरिटी ऑफ द लिटरेचर एज मोर ऑन ऑर्थोडॉक्स साइड। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए कंपैरेटिवली? सर ये होगा सर। अकबर इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है। अकबर इज आंसर। तो बेसिक एग्जाम हॉल में बैठ के सोचना है, कंफ्यूज नहीं होना है, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना है कि जो मैं आंसर तक पहुंच रहा हूं मैं लॉजिकली पहुंच रहा हूं। क्योंकि अगर आप हर ऑप्शन को इंपॉर्टेंस देंगे तो हर ऑप्शन आपको अच्छा लगेगा। आपको लॉजिकली सोचना है कि मैं जानता क्या हूं इसके बारे में, कि अकबर के बारे में हम ये सारी चीजें जानते हैं, हुमायूं के बारे में ये सारी चीजें जानते हैं, शाहजहां के बारे में ये सारी चीजें जानते हैं, फिर आप ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे। औरंगजेब के बारे में आप क्या जानते हैं, ऐसे। क्लियर एवरीवन? So this was question number 94. Last question in this paper that I'll be showing you. Go through this question. Very easy question. Keywords को identify कीजिए पहले। क्या क्वेश्चन प्राइम मिनिस्टर के बारे में है? No, sir. क्या क्वेश्चन स्टैच्यू के बारे में है या रामानुज के बारे में? रामानुज के बारे में। स्टैच्यू के बारे में जो रामानुज कीवर्ड क्या है? रामानुजा की लाइफ या उनके टीचिंग्स? उनकी टीचिंग। सिंपल। अब लॉजिकली सोचिए, बात हो रही है रामानुजा की। रामानुजम वो कैसे थे? वो ऑर्थोडॉक्स सेंट थे या भक्ति सेंट थे? रामानुजम वैसे भक्ति सेंट। ठीक है। अब जो भक्ति सेंट्स होते हैं क्या वो ऑर्थोडॉक्स होते हैं या लिबरल होते हैं? क्या भक्ति सेंट्स ऑर्थोडॉक्स होते हैं या लिबरल होते हैं? लिबरल होते हैं सर। लिबरल होते हैं। जैसे कि इस्लाम में सूफी सेंट्स होते हैं जो बहुत लिबरल होते हैं। इसी तरह हिंदुइज्म में भक्ति सेंट्स होते हैं हु आर वेरी लिबरल। ठीक है। अगर आपने भक्ति मूवमेंट पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, भक्ति सेंट्स और सूफी सेंट्स दे आर नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट द स्क्रिप्चर्स, दे आर नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट द रिचुअल्स। ठीक है। वो आपको नहीं बोलेंगे कि ऐसा करना पड़ेगा तभी आपको मोक्ष मिलेगा। भक्ति सेंट, सूफी सेंट, दे आर वेरी लिबरल इन देयर थॉट। उस आइडिया के साथ, उस थॉट प्रोसेस के साथ ऑप्शंस को पढ़िए कि कौन सी चीज ऐसी लग रही है जो कोई भक्ति सेंट बोल सकता है। सर ऑप्शन 1। सर ऑप्शन 1 ध्यान से पढ़िए और बाकी ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम है वो भी देखिए। सर सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है होली अथॉरिटेटिव, जो कि करेक्ट नहीं हो सकता भक्ति से रिगार्डिंग। सर ऑप्शन नंबर डी Okay. एलिमिनेट होगा क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ध्यान के माध्यम से मोक्ष पाया जा सकता है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। जो एक रिचुअल हो गया। और थर्ड ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम है? सर यहाँ पे हाईएस्ट बिलीफ के बारे में बात किया है, तो कहीं ना कहीं सर वो ठीक है। हाईएस्ट बिलीफ में प्रॉब्लम है, लॉजिकल आर्गुमेंट में प्रॉब्लम? सर लॉजिकल आर्गुमेंट। क्योंकि देखिए लॉजिकल आर्गुमेंट आप किससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जो एजुकेटेड हो। और भक्ति सेंट्स के जो फॉलोअर्स होते थे क्या वो एकदम हाई क्लास लिटरेट लोग होते थे या कॉमन मासेस होते थे? कॉमन मासेस। और क्या कॉमन मासेस उस टाइम पे इतने पढ़े लिखे थे कि वो लॉजिकल आर्गुमेंट्स कर सके? नो सर, वो तो आज भी नहीं है। वो तो अपने सुपरस्टिशन पे, बिलीफ पे, जो भी उनको सिखाया गया है उसके ऊपर फेथ रखते हैं। तो इसलिए एक ही ऑप्शन है जो बात कर रहा है डिवोशन की, जो भक्ति सेंट्स पॉपुलर करते हैं, विच इज ऑप्शन ए। द बेस्ट मीन्स ऑफ सैल्वेशन वाज डिवोशन। क्योंकि डिवोशन में कोई रोक टोक नहीं है, डिवोशन कोई भी कर सकता है। अमीर आदमी भी कर सकता है, गरीब आदमी भी कर सकता है। डिवोशन में कोई रिचुअल्स नहीं है, आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, कोई सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई पे चादर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो डिवोशन इज वेरी सिंपल, एनीवन कैन डू इट, एवरीवन कैन प्रैक्टिस इट। दैट इज व्हाट भक्ति सेंट्स आर नोन फॉर प्रमोटिंग। और बाकी के तीन जितने भी ऑप्शंस है, दे आर वेरी रिजिड, दे आर वेरी रिचुअलिस्टिक। इसलिए बी, सी एंड डी एलिमिनेट हो जाएंगे। ए विल बी योर आंसर। क्लियर एवरीवन? सर ये वाला क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है? रहेगा तो वैसे आर्ट एंड कल्चर से, करंट अफेयर भी बोल सकते हैं क्योंकि तब उनका स्टैच्यू लॉन्च हुआ था। बट करना वहां एग्जाम हॉल में बैठ के ही, क्योंकि किसी भी बुक या करंट अफेयर मटेरियल में दिया हुआ नहीं था। Okay, so everyone, we have completed the year 2022, all the language-based PYQ questions. Okay? Now, any doubts? अब आपकी बारी है। जो भी डाउट्स है, जिसको भी है, हैंड रेस कीजिए, हम डाउट्स लेंगे आपके।
ओके, शम्स आपका क्या डाउट है? जी अस्सलाम सर। हाँ सर, एग्जामिनेशन हॉल में क्या सर हम लोग अंडरलाइन कर सकते हैं क्वेश्चंस को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, या तो साथ में आपको करना ऑप्शंस भी में चाहिए एक्चुअली। ऑप्शन जब में हम टिक्स मारना सर? मार सकते हैं, जब हम अपना पेपर का फर्स्ट राउंड कर रहे हैं ना एवरीवन, जब आप अपने पेपर का फर्स्ट राउंड करेंगे, ट्राई टू आइडेंटिफाई ऑल द कीवर्ड्स विच वी हैव टोल्ड यू। जहां पर भी आपको कैन दिख रहा है या ओनली दिख रहा है या जितने भी एक्सट्रीम टर्म्स है इंक्लूसिव टर्म दिख रहे हैं, या जहां पर भी आपको दिख रहा है कि पहला स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट के साथ मैच कर रहा है, वहां पर एक एरो मार्क आपको मार लेना चाहिए। तो व्हेन यू आर डूइंग द फर्स्ट राउंड, इट इज नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग ऑल द क्वेश्चन। फर्स्ट राउंड में क्वेश्चंस पढ़ने के साथ साथ आपको उन क्वेश्चंस को डेसिग्नेट करना है कि ये आसान वाला क्वेश्चन है, ये मुश्किल वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये पैटर्न है, उस क्वेश्चन में ये पैटर्न है। फर्स्ट राउंड में ये सारा काम करना है, और ये सारा काम 1 आवर 20 मिनट्स में मैक्सिमम आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप OMR बबल करेंगे, जिसमें आप अपने कंफर्म वाले क्वेश्चन को पहले मार्क कर देंगे। नेवर मेक दिस मिस्टेक ऑफ बबलिंग OMR इन द लास्ट फ्यू मिनट्स। कई लोग ये गलती करते हैं कि पेपर अगर 2 घंटे का है तो 1 आवर 50 मिनट्स तक वो क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व कर रहे हो, तो लास्ट 10 मिनट्स में OMR बबल करने जाते हैं। अगर जल्दबाजी में आपका एक भी बबल गलत हो गया तो एक तो नेगेटिव मार्किंग आपका आएगा, और अगर आपकी किस्मत ज्यादा खराब है तो उसके नीचे के सारे बबल्स आपके रॉन्ग चले जाएंगे। तो ये गलती आपने नहीं करनी है एग्जाम हॉल में बैठ के, कि बबलिंग आप लास्ट मोमेंट पे करो। कि बबलिंग लास्ट मोमेंट पे नहीं करनी है, बबलिंग हमेशा आपने फर्स्ट राउंड कंप्लीट करते ही कर देनी है। मतलब विद इन 1.5 आवर आपको बबलिंग कर देनी है यूपीएससी एग्जाम में। उसके बाद सेकंड राउंड करने के बाद आप क्वेश्चन मार्क कीजिए, बबल कीजिए, साइमल्टेनियसली आप कर सकते हैं। व्हाट एल्स, और किसका डाउट है? सानिया, क्या डाउट है आपका? सर मेरा डाउट ये है, मैं फ्रेशर हूँ और आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, फिर से बोलिए। हेलो सर। जी अब आ रही है, बताइए। सर हमारा डाउट ये है कि हम अभी फ्रेशर है, तो जो फर्स्ट एंड सेकंड मेथड है वो तो अच्छे से समझ में आ गया, पर ये थर्ड मेथड थोड़ा मतलब डिफिकल्ट लग रहा। हाँ डिफिकल्टी है, जाहिर सी बात है, एग्री विथ यू। पर वो आसान तब होगा जब आपका धीरे धीरे कुछ तैयारी होगी। जैसे आज बहुत सारे क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया कि बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे इकोनॉमी की बेसिक नॉलेज, कैपिटल क्या है, रेवेन्यू क्या है ना। इसी तरह वियतनाम के बारे में बेसिक नॉलेज। तो ये सब हम जब अपनी पढ़ाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। तो अभी अगर आपको थर्ड पैटर्न अप्लाई करने नहीं आ रहा है, नॉट एन इशू, पर कॉमन सेंस तो आपको अप्लाई करने आना है। जैसे अकबर वाला क्वेश्चन हमने किया, वो कॉमन सेंस है, क्योंकि वो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है अपने स्कूल वगैरह के डेज में। तो वैसे क्वेश्चन तो अभी से आने चाहिए आपको। तो थोड़े डिफिकल्ट वाले हैं, फॉर विद टाइम यू विल फॉर श्योर लर्न देम। ओके राइट, नेक्स्ट लाइबा, आपका क्या डाउट है, बताइए। सर हमारा पहला तो डाउट यही है कि आपने बताया था जैसे हमें ना लिंक करना, जैसे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें बिकॉज लगा के देखना चाहिए, और जो हमारे जैसे नॉर्मल वाले क्वेश्चन है आपने बोला कि जैसे अगर 2-3 स्टेटमेंट है तो उसको ना लिंक करने की कोशिश करो। तो हम किस कीवर्ड से उसको लिंक करें, या मतलब ऐसे ही किस तरह से उसको लिंक करें, ये समझ नहीं आ रहा। फिर से बताइए आप। जी सर। सर लेफ्ट हो गए, थोड़ा वेट कर। अभी सर चले गए हैं, आ रहे हैं, रिज्वाइन करेंगे। थोड़ा वेट करें आप लोग, आ रहे हैं सर। सवाल ज्यादा लंबा हो गया। बट एक्चुअली मैं क्या बोलूं, आवाज आ रही है हमारी आप सभी को? क्वेश्चन पहले पूछ चुकी है। आप लोग सुन पा रहे हैं? सर आ रही है, सर आ रही है आवाज। हाँ, मैंने वापस ज्वाइन कर लिया है, जिसका भी जी सर, डाउट जी चल रहा सर, था प्लीज अपना डाउट पूछ लीजिए। सर पूछे। हाँ जी पूछिए लाइबा। सर ये क्वेश्चन था, जैसे जो हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें बिकॉज लगा के हम ना देख लेते हैं, लेकिन जो हमारे नॉर्मल वाले क्वेश्चंस होते हैं, अब जैसे आपने कहा कि हमें ना मतलब उसको लिंक करना चाहिए, तो किस तरह से लिंक करें, मतलब कोई कीवर्ड होता है या कुछ होता है, मतलब एक बार बता दें। लिंक करने का ये मतलब होता है कि आप देखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट का जो नॉलेज है वो अगले स्टेटमेंट से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट में नहीं हो सकता है कई बार सेकंड स्टेटमेंट में ऐसा कुछ मेंशन हो तो फोर्थ स्टेटमेंट से मैच कर दे। जैसे अभी हमने क्वेश्चन देखा था ना एच एन सान्याल कमेटी वाला, ऊपर एक्ट मेंशन था, नीचे पार्लियामेंट था। इसी तरह हमने PM 2.5 वाला क्वेश्चन देखा, ठीक है, जिसमें क्या ऊपर PM 2.5 मेंशन था, नीचे PM 10 मेंशन था। तो वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए करना होता है। और एक क्वेश्चन सर, आपने जैसे बोलता कि ना हम ना आउट ऑफ द टॉपिक सोच लेते हैं थोड़ा, तो उसको किस तरह से कंट्रोल करें। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना है, शांत रहना है और ह्यूमिलिटी रखना है कि ये मान के जाना एग्जाम हॉल में कि कई सारी नई चीजें आएंगी, इसलिए शांत रह के सॉल्व करना है क्वेश्चन। बस सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, जो अकबर वाला था उसमें सर, तो उसमें सर सानिया अपना माइक बंद कीजिए।
सर जो अकबर वाला क्वेश्चन था उसमें योगा वस्ती का आपने बताया, तो वो सर सुलह कुल से भी रिलेटेड है क्या? नहीं, वहां पे कोई मेंशन नहीं था सुलीकुल का। मैंने क्या कहा आपको, क्वेश्चन में जो मेंशन्ड है हम उसी के हिसाब से खेलेंगे। ओके सर। ठीक है, अलीना अपना क्वेश्चन बताइए प्लीज। Yes, my question is, as it has been seen that UPSC generally asked its statement repeatedly, like some of the questions, and they ask those statements repeatedly. So as there is very less time left for prelims, so how should we approach, how should we approach those particular statements? Like, do we need to there are a lot of questions which are based on current affairs and like counter questions. So Alina, do we need to, see, yes, at this moment, you cannot predict what questions are going to come. Okay, so all you have to do is just to try to work on the language patterns and the mindset which we have discussed. तो वो आप कैसे करेंगी? You have already been provided with the list of questions which you need to practice. Practice all those questions. Automatically, your mind will register all those patterns, and hopefully, you will be able to apply them in the exam hall. Do not go for new materials, new current affairs, or new techniques right now. Just do the ones which we had already learnt about. Okay, sir. Thank you. नबील, आपका क्या डाउट है? थैंक यू फॉर टुडे सेशन सर। यस प्लीज। सर मेरा सवाल ये था कि मतलब हम प्रीलिम्स के अंदर जो पैटर्न है उसके थ्रू हम जो सवाल आते हैं उसको हल कर सकते हैं, मगर सीसेट के अंदर जो रीडिंग कॉम्पिटिशन वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर हम उसको कैसे सॉल्व करें? मतलब कुछ स्टेप अगर कुछ पैटर्न वगैरह का आप बता सकते हैं तो। देखिए, सीसेट में ऐसा कोई टेक्निक नहीं होती है, पैटर्न नहीं होता है। ये जो चीजें हमने सीखी है जीएस के लिए ही अप्लाई करेंगे। लेकिन हाँ, सीसेट में भी कई बार ये चीज होती है कि बड़ा चढ़ा के स्टेटमेंट को बोला जाता है, बट वहां पे आपको पैसेज के हिसाब से ही करना है। वहां हम अपनी नॉलेज नहीं लगा सकते। जैसे यहाँ मैंने आपको बताई टेक्निक लिमिटेड नॉलेज, वहां आपको लिमिटेड नॉलेज लगाना ही नहीं है। वहां पैसेज में जो दिया गया है उसी के बेसिस पे आंसर को अप्रोच करना है। तो वो सीसेट की जो आपकी क्लासेस होती है वहां पे उसको ज्यादा डिटेल में बताएंगे। आई विल नॉट गो मच डेप्थ इनटू दैट राइट नाउ। हेलो सर। ओके, एनीवन एल्स? जी सानिया बताइए, क्या डाउट है आपका? पर सर सेट में जो कॉम्प्रिहेंशन में पैकेज आता है तो हमें उसके बियॉन्ड नहीं जाना होता है ना, मतलब नहीं जाना है, नहीं अंदर जाना। से ही जवाब देना है ना। हाँ, अगर पैसेज में बोला गया है कि सन राइसेस फ्रॉम द वेस्ट, आपको वेस्ट ही मारना है, क्योंकि वहां लिखा हुआ होता है क्लियरली कि आंसर दीज क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो वहां पे आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं हो रही। नॉलेज का टेस्ट जीएस के पेपर में होता है। वहां पे सिर्फ आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स का, रीडिंग स्किल्स का टेस्ट हो रहा है। इसलिए सीसेट कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज में जो दिया गया है वही आपके लिए सत्य है। ओके सर, ठीक है। जुगनू, क्या डाउट है आपका? हेलो सर। जी, सर बताइए। एक्चुअली मेरा इस बार प्रीलिम्स है, तो मैंने ये टेक्निक अप्लाई करके भी देखी है पहले भी, और आपने बताया तो उसके थ्रू भी मैंने इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की और काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो भी रही है सर। लेकिन सर पॉलिटी और हिस्ट्री में ना एक्सट्रीम ऑड का अगर एलिमिनेशन हम अप्लाई करते हैं तो ना, वहाँ ना, पे ना, नहीं आंसर करना, स्ट्रॉन्ग हो नहीं जाते हैं सर। आप देखिए, मैंने जब सेशन स्टार्ट किया था तभी मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि दो चीजें होती है, एक होता है नॉलेज, एक होता है पैटर्न, एक होता है गेस वर्क या ट्रिक। सबसे पहले हम किसको प्रायोरिटी देंगे? हमेशा नॉलेज को सबसे पहली प्रायोरिटी हमेशा नॉलेज को ही रहेगी। बट द प्रॉब्लम है सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। इसीलिए हम सेकंड प्रेफरेंस देते हैं पैटर्न को, क्योंकि यूपीएससी चाहता है कि हम रियल एग्जाम में पैटर्न आइडेंटिफाई करें। ठीक है। और जो तीसरी चीज होती है गेस वर्क, रैंडम गेसेस, वो हम कभी नहीं करेंगे। रैंडम गेसेस आपको कभी नहीं करना है। बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी गट फीलिंग के आपको किसी भी क्वेश्चन को लास्ट मोमेंट पे ऐसे ही मार्क नहीं करना है। तो जो आप पूछ रहे हैं कि पॉलिटी हिस्ट्री में अप्लाई नहीं होता है, नहीं होगा, क्योंकि वहां पे आपको नॉलेज अप्लाई करना है। यू आर एक्सपेक्टेड टू स्टडी अ सर्टेन सेट ऑफ सब्जेक्ट, वहां पे वही लगाना चाहिए आपको। नॉलेज विल बी द प्रायोरिटी देयर। फर्स्ट डे का सेशन अटेंड नहीं कर पाई थी सर। हाँ, तो तब ये बात हुई थी हमारी। अब आप समझ गए ये बात? जी सर, मैं समझ गई सर। परफेक्ट परफेक्ट। चलिए, इकरा क्या डाउट है आपका? इकरा, आपका क्या डाउट है? Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, should this year I will give my first attempt or this year I can skip? एक मिनट, सौजन्या अपना माइक बंद कीजिए। Should this year I will give my first attempt or this year I can skip? वो आपकी चॉइस है इकरा, आपका प्रिपरेशन आप बेहतर जानती हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन टेक योर कॉल। ओके। Because I feel little bit more preparation
do? Up to you. I cannot comment on that because दैट सी बात है, आपकी लाइफ है, आपका एग्जाम है, आपकी प्रिपरेशन है, तो यू शुड टेक अ कॉल ऑन दैट. मैं नहीं जानता आपकी प्रिपरेशन वगैरह को. तो बेस्ड ऑन हुएवर इज मेंटरिंग यू, जिससे भी आपकी बातचीत है अपने एल्डर्स से, या आप अपने आप से भी डिसाइड कीजिए कि क्या करना है उस बारे में. ओके. Okay, sir. नेक्स्ट सौजन्या, प्लीज क्लोज योर माइक, यू आर डिस्टर्बिंग द क्लास. सबाहत, क्या डाउट है आपका? डाउट बताइए. Hello, sir. Sir, like these days there are a lot of statements-based questions coming up, and they're pretty long. So it gives a sense of anxiety. How can we overcome that? Anxiety is overcome only by realizing the fact that anxiety is of no help to you or anyone. Because अगर आप एग्जाम हॉल में एंशियस होंगे, उसमें आपका ही नुकसान है. So the best part is you have to train yourself to be that way. Anxiety सबको होती है. See, while going to give the exam, everyone is equally anxious. People who have already qualified, people who are in the preparation process, people who have gone for the interviews, beginners, everyone is equally afraid because exam is unpredictable. Nobody knows what will exactly be asked. But एक बात for sure है कि जो लोग एग्जाम हॉल में शांत है, they are able to perform better than those who are highly anxious. So tell yourself that anxiety is not good for you. And will you ever do anything which is not good for you? We won't, right? अगर आपको बोला जाए कि आप गाड़ी पे से गिरेंगे तो आपको मार लगेगा, तो will you want to fall from the bike? You will not want to do that. So see anxiety as something which should be avoided, something which is an enemy. And obviously we don't like spending time with our enemies. So this is one of them. Eliminate it. Okay, next, Saleb, what is your doubt? So this is not much of a doubt, but this was a very productive session, especially using this logic that you taught. We were taught to link questions with statements, but interlinking different statements to arrive at the answer that one does not have was a very, novel technique. Thank you, sir, for this session. Welcome, Saleb. Anyone else? I think most of your doubts are done. सर बस एक लास्ट क्वेश्चन. लाइबा पूछिए. सर ये था कि जो हमारी थर्ड वाली आपने ट्रिक बताई है ना, जिसमें इंक्लूसिव भी लग रहा है और एक्सक्लूसिव भी लग रहा है, तो उसमें सर दोनों में मतलब दोनों लगाने जरूरी हैं, दोनों जो मतलब इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव वाली ट्रिक्स हैं, या मतलब कोई एक भी लगेगी या कोई नहीं लगाए? देखिए, ये जो पैटर्न्स हम सीख रहे हैं ना, वो कैसे लगाने हैं, दैट विल एंटायरली डिपेंड ऑन द क्वेश्चन. अगर किसी क्वेश्चन में दोनों पैटर्न्स आपको दिख रहे हैं, आपको दोनों लगाने पड़ेंगे, वहां आपके पास चॉइस नहीं है. लेकिन अगर नॉलेज आपका प्रिसीड कर रहा है, अगर नॉलेज आपको बोल रहा है कि पैटर्न के ऊपर जाके सोचना पड़ेगा, तब आप नॉलेज पे जा सकते हैं. बट देयर यू हैव टू बी क्लियर कि आपका नॉलेज क्या है. कई बार होता क्या है कि एग्जाम हॉल में हम लोग जो चीज हमको नहीं आती वो भी मान के चलते हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ तो यही सही होगा. ऐसा नहीं होता है. तो इफ वी डोंट नो समथिंग, वी शुड बी हम्बल इनफ टू से दैट हाँ मुझे नहीं पता है, मैं इसको पैटर्न के ऊपर करूंगा. ऐसे तो जो भी पैटर्न दिख रहा है लगाइए उसको, नॉट एन इशू. इकरा, आपका कोई और डाउट है? I think all of your doubts are done. We are close to the end of this session. Now, with this, we have done all the 3 patterns. लेकिन कुछ और पैटर्न आपके रह जाते हैं. If we go back to the index आपके पास already है. There are 4-5 patterns जो और हमें सीखने हैं. तो upcoming session में हम उन patterns को सीखेंगे. Simultaneously, ये patterns last 3 years में कैसे apply होंगे, 23, 24, 25, वो भी मैं आपको बताऊंगा. There are 2 more sessions left, after which your UPSC PYQs will be done. So I think most of your doubts are done. So we can end this session. Thank you very much, everyone. Thank you, Muzammil sir. Thanks for your time. Thank you. So, best part मुझे क्या लगता है, आप सभी जितने भी हैं, those who are in this room, आप सभी ने जो जो सवाल पूछे हैं, मुझे लग रहा कि मैंने सभी के सवाल सुने और सभी लॉजिकल क्वेश्चन पूछे आपने. कोई भी बच्चों वाली बात नहीं. मुझे एक मैच्योर्डनेस आप सभी में दिख रही है और आप में वो पोटेंशियल है. मैंने मुजम्मिल सर से बात भी की थी, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम आप लोग और बेहतर कर सके, बिकॉज इस प्रोसेस में टेक्निकली एनालिटिकली आपको बहुत स्ट्रांग होना है और ये PYQ एनालिसिस जो है वो इसमें आपकी मदद कर रहा है और यही आपको आपके थॉट प्रोसेस को मजबूत करेगा. सो विश यू ऑल द बेस्ट. 2 सेशन और सबके हैं. वॉट एवर यू हैव डॉट इन योर माइंड, आस्क सो मेनी क्वेश्चंस व्हिच मींस जो लॉजिकल हो एंड दैट विल मेक सेंस. आप सवाल पूछिए और इस मेंटरशिप 30 डेज प्रोग्राम का भरपूर फायदा उठाइए. एनी टाइम यू कैन आल्सो आस्क मी एनी क्वेश्चन. और रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप हमेशा हर एक सेशन में रहें. आप सब हर सेशन में रहिए
because every session is very important. If you are thinking to watch the recorded lecture, that will not help. Means there is a platform where you can ask your doubt live from your faculty, teacher and all that. So वो बहुत मुश्किल से मिलता है. Anyways, thank you very much. आप लोगों को सवाल है हमसे या सर मैं एक कॉम्प्लीमेंट यहाँ करना चाहूँगा. जैसे मेंटरशिप का स्टूडेंट हो, आगे आप जब भी मेंटरशिप का प्लान करेंगे तो वो जो हम कहते हैं ना, दो चीजों को समझना जरूरी है. एक PYQ एनालिसिस यूपीएससी का और एक सिलेबस. तो अगर ये PYQ का एनालिसिस इस तरीके से हो जाए जैसे मुजम्मिल सर करा रहे हैं, तो शायद तैयारी करने में बहुत आसानी हो जाएगी. नहीं, PYQ analysis and compilation is a part of our mentorship program of 2027. So even Muzammil sir will be there, who will take care of your GS part, answer writing and evaluation, along with PYQ compilation. Along with we have some topics in mains, like जो कि बच्चे अक्सर नहीं पढ़ते हैं, like environment, international relation, disaster management. So we will cover all those things in our mentorship program also. So where you are, as your question is concerned about PYQ, it is very, very, very important exercise. वो कहते हैं ना, दो आंखें होती हैं, एक है PYQ और एक है सिलेबस. उन दोनों आंखों का सही रहना जरूरी है, और उन दोनों आंखों में जो चीजें आपको दिख रही हैं उसको उस नजरिए से देखो जो आपकी थॉट प्रोसेस बनाए. So PYQ is the backbone of our mentorship program, and we will definitely put our sincere efforts to give you more and more and more whatever you deserve in that program, for sure. So any more question? I think we should wind up. और कल भी सर का सेशन है, परसों भी सेशन होगा, उसके बाद का भी आगे आप लोग शेड्यूल पता ही है. और करंट अफेयर्स के लिए नासिर सर आएंगे. He is joining us first time. So this 30 days program we have 7 to 8 faculties aligned with us और सारे एक्सपीरियंस बंदे हैं. ठीक है, सो इस पूरे सेशन का फायदा उठाइए. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. सर एक क्वेश्चन था. सोहेल बोलिए. हाँ सर, जैसे आरसीए का जब एग्जाम हो जाएगा 6 जून को, उसके बाद सर जो अतिया फाउंडेशन है और ये हमदर्द स्टडी सर्कल का है, उसका भी रहेगा इसमें, या फिर सिर्फ आरसीए तक क्लोज हो जाएगा? सी ये दिस इज अ सिंगल आरसीए प्रोग्राम फॉर ऑल आरसीए. मतलब कोई अलग डिजाइन नहीं है हमदर्द की अतिया की, ये सिंगल प्रोग्राम आप सभी का है. हाउएवर यू हैव वैलिडिटी टू स्टे विद अस इवन आफ्टर जून जुलाई. आप हमारे साथ बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. मतलब दिस इज सिंगल प्रोग्राम फॉर ऑल आरसीए एग्जाम्स. हाँ, हम क्या करते हैं हर साल आपको बता देते हैं कि वो हमारी जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होती है, जो बच्चे रिटन क्वालिफाई करेंगे जामिया आरसीए, उनकी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम शुरू करते हैं हम. उसी तरह अत्या फाउंडेशन, हज कमेटी, इनके और हमदर्द सर, इनकी भी हम इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम करते हैं. बिकॉज इंटरव्यू में सवाल पूछने का तरीका और उनके डिजाइन सबके अलग अलग है, तो हर साल हम ऐसा करते हैं. जामिया का अलग होगा, अत्या फाउंडेशन से डायरेक्ट वहाँ के कोऑर्डिनेशन आते हैं, आपसे बातें करेंगे, आपको चीजों को हिंट्स देंगे, बताते हैं. तो ये चीजें डिफरेंट रहेंगी बेसिस ऑफ इंटरव्यू. बट फॉर जीएस, सीसेट एंड ऑल ऐसे पार्ट जो थ्योरेटिकल है वो आपका इसी सिंगल प्रोग्राम से होगा. बट फॉर इंटरव्यू पार्ट वो अलग अलग रहेगा, हमारा वो रहेगा. ठीक है, चलिए. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. कल फिर मिलते हैं. गुड नाइट. गुड नाइट सर. Good night, sir. Thank you.